वेलकम दोस्तों। और आज हम दुनिया के सबसे ऑकवर्ड आर्ग्यूमेंट में उतर रहे हैं, डिस्प्यूटेड टेरिटरीज। क्या जमीन उन लोगों की होनी चाहिए जिनके पुराने दावे हैं, या उन लोगों की जो अभी वहां रह रहे हैं? यह सिर्फ हिस्टोरियंस के लिए एक डिबेट नहीं है, यह कश्मीर से लेकर क्राइमिया तक के कॉन्फ्लिक्ट्स की जड़ है। पॉलिटिशियंस हिस्ट्री को हथियार बनाते हैं, लेकिन इसे अनदेखा करने से हमें यह समझ नहीं आता कि ये डिस्प्यूट्स इतने मायने क्यों रखते हैं। द स्टेक्स, नेशनल प्राइड, रिसोर्सेज और लाखों लाइव्स। आज रात हम हिस्ट्री वर्सेस रियलिटी को सुलझाएंगे। कॉलोनियल मैप मेकिंग हिस्ट्री का हथियार के तौर पर इस्तेमाल, और क्या इंटरनेशनल लॉ सिर्फ विशफुल थिंकिंग से बढ़कर है, यह जानेंगे। हम यह भी पूछेंगे कि क्या डिजिटल फ्यूचर में बॉर्डर्स मायने रखेंगे। बकल अप, यह कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। अभी हमने देखा कि कैसे इतिहास और आधुनिकता की टकराहट ने डिस्प्यूटेड रीजन्स को शेप किया है। अब हम देखेंगे हिस्ट्री बनाम रियलिटी। पुराने ट्रीटीज, कॉलोनियल बाउंड्रीज और मैप्स पर बनी हिस्टोरिकल क्लेम्स अक्सर आज की टेरिटोरियल कंट्रोल को जस्टिफाई करती हैं। ये दस्तावेज कभी कभी सैकड़ों साल पुराने आज भी कंट्रीजों के दावों की नींव बनते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है। आज वहां कौन रहता है, उनकी जिंदगी कैसी है और उनकी आइडेंटिटीज क्या हैं। बॉर्डर के दोनों तरफ कम्युनिटीज बंटी हुई हैं, लेकिन उनकी रोजमर्रा की जरूरतें और सपने एक जैसे हैं। इजराइल, फिलिस्तीन, क्राइमिया, साउथ चाइना सी, हर जगह हिस्ट्री और रियलिटी टकराते हैं। यहाँ हर इंच जमीन पर इतिहास की परछाई और आज की जरूरतें दोनों मौजूद हैं। क्या उन लोगों के बनाए मैप्स जो ड्रैगन और रहस्यमयी सीमाओं में विश्वास करते थे, आज की किस्मत तय करेंगे, या फिर हमें ग्राउंड रियलिटी और लोगों की आवाज सुननी चाहिए? ये सवाल सिर्फ एकेडमिक नहीं, ये जिंदगी और मौत के सवाल हैं। बॉर्डर पर बंटी हुई फैमिलीज, रेफ्यूजीज और लोकल कम्युनिटीज हर दिन इसका सामना करती हैं। चलिए और गहराई में जाते हैं, समझते हैं कि इतिहास और रियलिटी के इस टग ऑफ वॉर में असली दांव पर क्या है। पुराने मैप्स ऑब्जेक्टिव नहीं थे, वे पॉलिटिकल टूल्स थे, अक्सर गलत। ये मैप्स सिर्फ जमीन नहीं दिखाते थे, बल्कि ताकत और नियंत्रण के प्रतीक थे। अक्सर इन नक्शों को बनाने वालों ने ग्राउंड रियलिटीज को समझे बिना अपनी सहूलियत के हिसाब से लाइनें खींच दी। कॉलोनियल पावर्स ने बॉर्डर्स खींची, लोकल रियलिटीज को अनदेखा किया, जिससे फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स बने। ये सीमाएं अक्सर नदियों, पहाड़ों या समुदायों के हिसाब से नहीं, बल्कि दूर बैठे शासकों की मर्जी से तय हुई। ड्यूरंड लाइन ने पश्तून लोगों को बांट दिया, साइक्स पिकॉट ने मिडिल ईस्ट को। इन लाइनों ने सदियों से साथ रहने वाले लोगों को अलग कर दिया और नई पहचानें थोप दी। ऐसे ग्रुप्स को मिला दिया जिन्होंने कभी सरकार साझा नहीं की थी। नतीजा असहमति, संघर्ष और आइडेंटिटी क्राइसिस जो आज भी जारी हैं। आज भी डिस्प्यूट्स में पुराने मैप्स को प्रूफ की तरह साइट किया जाता है। हर देश अपने हिसाब से इतिहास को पढ़ता और पेश करता है, जिससे सच्चाई और भी धुंधली हो जाती है। नतीजा, आउटडेटेड लाइंस आज भी कॉन्फ्लिक्ट्स को फ्यूल करती हैं। ये सीमाएं सिर्फ नक्शों पर नहीं, लोगों की जिंदगी में भी दरारें डालती हैं। पास्ट हमें आकार देता है, लेकिन उसे हमें कैद नहीं करना चाहिए। जैसा कि पिछले चैप्टर में चर्चा हुई, इतिहास को समझना जरूरी है, पर भविष्य के लिए नए रास्ते बनाना और भी जरूरी। हमें मिलकर ऐसे सॉल्यूशंस खोजने होंगे जो बाउंड्रीज से आगे बढ़कर इंसानियत को जोड़ें। अगर पुराने मैप्स हमें फेल करते हैं, तो सेल्फ डिटर्मिनेशन का क्या? लोगों को अपनी किस्मत तय करने देना, यह एक पावरफुल डेमोक्रेटिक आइडिया है। बॉर्डर्स को उन लोगों की मर्जी को दर्शाना चाहिए जो वहां रहते हैं। स्कॉटलैंड और कोसोवो में रेफरेंडम ने इसी लॉजिक का पालन किया, लेकिन यह कॉम्प्लिकेटेड है। किसे वोट देने को मिलेगा? उन लोगों का क्या जिन्हें बाहर निकाला गया, या उनके वंशजों का? कभी कभी डेमोग्राफिक चेंज हिंसा या एथनिक क्लेंजिंग का नतीजा होते हैं। और अगर कोई क्षेत्र अलग हो जाता है, तो पीछे छूटे माइनॉरिटीज का क्या? सेल्फ डिटर्मिनेशन नए इनजस्टिस पैदा कर सकता है, बस अलग झंडों के साथ। वोट के लिए सर्कल बनाना कभी आसान नहीं होता। सिद्धांत नोबल है, लेकिन प्रैक्टिस फ्रॉट है। कभी कभी यह सिर्फ एक समस्या को दूसरी से बदल देता है।
हिस्ट्री सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, इसे चलाया जाता है। नेशनलिस्ट लीडर्स सेलेक्टिव हिस्ट्री का इस्तेमाल टेरिटोरियल क्लेम्स को जस्टिफाई करने के लिए करते हैं, कॉम्प्लेक्स पास्ट को प्रोपेगेंडा में बदल देते हैं, स्कूल की किताबें फिर से लिखी जाती हैं, मैप्स फिर से बनाए जाते हैं और बच्चों को सिखाया जाता है कि डिस्प्यूटेड लैंड्स सही मायने में हमारी है। इससे ग्रीवेंस और एंटाइटलमेंट की भावना पैदा होती है, जिससे कॉम्प्रोमाइज बिट्रेयल जैसा लगता है। जब हिस्ट्री को क्लब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, न कि स्कैल्पेल के रूप में, तो यह अंतहीन कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देता है। किसे तय करना चाहिए कि हिस्ट्री का मतलब क्या है, हिस्टोरियंस को या पॉलिटिशियंस को? जब सरकारें नैरेटिव को कंट्रोल करती हैं, तो शांति लगभग इम्पॉसिबल हो जाती है। पास्ट एक हथियार बन जाता है, न कि एक लेसन, और साइकिल जारी रहता है। जब विवादित क्षेत्रों की बात आती है, तो दो कानून टकराते हैं, एक हर देश का अपना कानून और दूसरा इंटरनेशनल लॉ। क्या इंटरनेशनल लॉ डिस्प्यूट्स को हल कर सकता है? असल में अक्सर नहीं। इतिहास में, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा, कॉलोनियल बॉर्डर्स को फ्रीज कर दिया गया था, यानी जो सीमाएं औपनिवेशिक ताकतों ने खींची वही आज भी मान्य हैं। कॉन्क्वेस्ट यानी जबरदस्ती इलाका छीनना इंटरनेशनल लॉ में बैन है, लेकिन असलियत में जब कोई देश किसी डिस्प्यूटेड इलाके को मिलिट्री ताकत से सीज कर लेता है, तो यूएन रेजोल्यूशंस अक्सर सिंबॉलिक रह जाते हैं, उनका एनफोर्समेंट मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए कश्मीर, क्राइमिया या फिलिस्तीन, इन सभी जगहों पर इंटरनेशनल लॉ की बात तो होती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में लोकल पावर और सेना का ही बोलबाला रहता है। सिक्योरिटी काउंसिल, जो थियोरेटिकली एनफोर्समेंट कर सकती है, वो भी वीटोज की वजह से पैरालाइज्ड हो जाती है। पावरफुल कंट्रीजों के हित टकराते हैं और रेजोल्यूशंस आगे नहीं बढ़ पाते। नेशनल सॉवरेंटी यानी हर देश की अपनी संप्रभुता ग्लोबल कंसेंसस से बार बार टकराती है। देश अपने हितों को इंटरनेशनल लॉ से ऊपर रखते हैं। इंटरनेशनल लॉ सबसे अच्छा सिस्टम है विवादों को हल करने के लिए, लेकिन एनफोर्समेंट एक अलग कहानी है। अक्सर कानून की बजाय ताकत और राजनीति ही फैसला करती है कि डिस्प्यूटेड इलाकों का भविष्य क्या होगा। कुछ डिस्प्यूट्स सदियों तक क्यों चलते रहते हैं? क्योंकि वे जमीन से बढ़कर हैं। धर्म, संस्कृति और एथनिसिटी कॉम्प्रोमाइज को बिट्रेयल जैसा महसूस कराते हैं। सोचिए जेरूसलम या नागोर्नो कराबाख। स्ट्रेटेजिक वैल्यू, तेल, जलमार्ग, डिफेंसिबल बॉर्डर्स आग में घी डालती है। कभी कभी हिस्ट्री और कल्चर सिर्फ रिसोर्स ग्रैब के लिए कवर होते हैं। समय के साथ कॉन्फ्लिक्ट नेशनल आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। पीढ़ियां दूसरी तरफ से नफरत करते हुए बड़ी होती हैं। लीडर्स इसका फायदा पावर के लिए उठाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट खुद ब खुद जारी रहता है, अपनी इकोनॉमिक्स और मिथ्स के साथ। शांति के लिए दोनों पक्षों को यह सोचना होगा कि वे कौन हैं। यह एक टॉल ऑर्डर है और इस तरह चक्र जारी रहता है। बॉर्डर्स को फिर से क्यों नहीं खींचा जाता? यह आसान लगता है। लोगों को आइडेंटिटी के हिसाब से ग्रुप करें, नए देश बनाएं। कभी कभी यह काम करता है, जैसे चेकोस्लोवाकिया का पीसफुल स्प्लिट, लेकिन अक्सर यह केओस होता है। सोचिए साउथ सूडान या इंडियाज पार्टीशन, जिसने बड़े पैमाने पर हिंसा और विस्थापन को ट्रिगर किया। क्लीन बॉर्डर्स के लिए अक्सर ब्रूटल, फोर्स्ड माइग्रेशंस की जरूरत होती है, और अगर हर अनहैप्पी ग्रुप को एक स्टेट मिलता है, तो यह कहां खत्म होता है? एंडलेस फ्रैगमेंटेशन और इंस्टेबिलिटी। मैप्स को फिर से खींचने से नए कॉन्फ्लिक्ट्स का पैंडोरास बॉक्स खुल सकता है। ईयू बॉर्डर्स को कम महत्वपूर्ण बनाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा कम ही होता है। चेनसॉ से सर्जरी शायद ही कभी अच्छी तरह खत्म होती है। रिस्क अक्सर वादे से ज्यादा होते हैं। कभी कभी पुरानी गंदगी एक नई से ज्यादा सुरक्षित होती है। अगर हार्ड बॉर्डर्स फेल हो जाते हैं, तो शेयरिंग का क्या? कुछ जगहें क्रिएटिव सॉल्यूशंस आजमाती हैं। शेयर्ड सॉवरेंटी, ऑटोनॉमी या जॉइंट इकोनॉमिक जोन्स। एंडोरा पर 2 देश शासन करते हैं। ओलैंड आइलैंड्स में ऑटोनॉमी और शांति है। एंटार्कटिक ट्रीटी एक कॉन्टिनेंट को साइंस के लिए अलग रखती है, न कि ओनरशिप के लिए। क्या साउथ चाइना सी जैसी जगहों पर जॉइंट डेवलपमेंट काम कर सकता है? इन मॉडल्स के लिए ट्रस्ट की जरूरत होती है, जो रियल डिस्प्यूट्स में
अक्सर गायब होता है। हांगकांग का वन कंट्री टू सिस्टम्स दिखाता है कि ऐसे अरेंजमेंट्स कितने फ्रेजाइल हो सकते हैं। शेयर्ड सॉवरेंटी के काम करने के लिए शक्तिशाली को खुद को रोकना होगा। यह एक सुंदर आइडिया है, लेकिन हार्श जियोपॉलिटिक्स के लिए अक्सर बहुत फ्रेजाइल होता है। फिर भी अंतहीन कॉन्फ्लिक्ट के ऑल्टरनेटिव्स पर विचार करना वर्थवाइल है। कभी-कभी शेयरिंग ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। रेफरेंडम सही समाधान लगते हैं, लोगों को वोट देने दें, लेकिन डिस्प्यूटेड टेरिटरीज में वोट खुद कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा होता है। सवाल, वोटर्स और कंडीशन सभी कंटेस्टेड होते हैं। क्राइमिया का 2014 का रेफरेंडम मिलिट्री ऑक्यूपेशन के तहत हुआ था। शायद ही फ्री या फेयर था। वोट के लेजिटिमेट होने के लिए उसे न्यूट्रलिटी, शांति और ओपन डिबेट की जरूरत होती है, जो टेंस डिस्प्यूट्स में रेयर होते हैं। विकाउंट्रीजी हस्तक्षेप और प्रोपेगेंडा प्रक्रिया को झड़ देते हैं। रेफरेंडम लैंड ग्रैब्स को लेजिटिमाइज कर सकते हैं, उन्हें हल नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी मेसी होती है, खासकर जब स्टेक्स इतने ज्यादा हों। आइडिया अपीलिंग है, लेकिन रियलिटी फ्रॉट है। कभी-कभी एक वोट सिर्फ एक और हथियार होता है। क्या बॉर्डर्स ऑब्सोलीट हो सकती हैं? टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन एक ऐसे फ्यूचर की ओर इशारा करते हैं जहां टेरिटरी कम मायने रखती है। ईयू बॉर्डर्स को पोरस बनाता है। डिजिटल नोमैड्स और ई रेजिडेंसी फिजिकल लैंड से संबंधों को कमजोर करते हैं। शायद एक दिन लोग कंट्रीजों के बजाय डिजिटल कम्युनिटीज के प्रति अलीजेंस प्लेज करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम अभी भी फिजिकल बीइंग्स हैं। भोजन, पानी और आश्रय जमीन से आते हैं। नेशनलिज्म और बॉर्डर डिस्प्यूट्स बढ़ रहे हैं, फीके नहीं पड़ रहे। हिस्ट्री और आइडेंटिटी का पुल मजबूत रहता है। फिर भी यह पूछना वर्थ है, क्या हम पुराने माइंडसेट्स के साथ मॉडर्न लड़ाइयां लड़ रहे हैं? शायद भविष्य की पीढ़ियां हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स को बारबैरिक मानेंगी। अभी के लिए हम प्रेजेंट की कीचड़ में फंसे हुए हैं। तो हिस्ट्री या मॉडर्निटी? जवाब दोनों है, और दोनों में से कोई नहीं। डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हिस्ट्री, रियलिटी, पावर और आइडेंटिटी का एक नॉट है। हर सॉल्यूशन मैप्स को फिर से खींचना, रेफरेंडम, शेयरिंग में रिस्क है। एकमात्र स्पष्ट सबक सिंपलिस्टिक नेशनलिस्टिक नैरेटिव्स अंतहीन कॉन्फ्लिक्ट की गारंटी देते हैं। आगे बढ़ने का रास्ता कॉम्प्लेक्स, क्रिएटिव और ह्यूमन फोकस्ड है। आपको क्या लगता है, क्या पुराने मैप्स या वर्तमान निवासियों को तय करना चाहिए? मुझे कमेंट्स में बताएं। देखने के लिए थैंक्स। अगली बार मिलते हैं।